यूनिट 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और 60 नंबर की थी, उस यूनिट को हमने कल पूरा कर लिया है। और आपने स्वयं देखा होगा कि 60 नंबर की यूनिट बड़ी इम्पोर्टेंट थी और ये यूनिट ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। अब आपको स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑन का मतलब होता है मोड को परिवर्तित करना होगा। मोड का परिवर्तन का मतलब यह है कि कल तक हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे, आज से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास किसी ने देखा नहीं होता, केवल महसूस किया होता है। तो आज की यूनिट से आपको महसूस करना है। जब भी शब्द आए तो आपको ये महसूस करना है कि ये कैसे हो रहा था। कल्पनाओं में चित्रण करना है। यदि आप कल्पनाओं में चित्रण करना सीख गए, इसका मतलब आप इतिहास को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और यदि आप कल्पनाओं में चित्रण नहीं कर पा रहे हैं और आपके मस्तिष्क में केवल ये है कि लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो आप इतिहास को कभी भी नहीं समझ पाओगे। आप उसको रट तो लेगो, क्योंकि रटना तो किसी भी चीज़ को बड़ा आसान है, लेकिन आप उसको यहाँ हार्ट में फील नहीं कर पाओगे। तो आज से हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके 2 भाग हैं, 17 खेल हैं और ओलंपिक्स है। लेकिन यूनिट 2 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक ओलंपिक। ओलंपिक भी कितने प्रकार के, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन ओलंपिक जो प्राचीन यूनान की आन बान और शान थे, 776 बीसी से शुरू हुए और 393 एडी तक चले। अब आप समझ सकते हैं कि 393 एडी तक चले तो ये तो हो गए 775 साल और ये कितने हो गए 393 साल। बीसी और एडी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, 5 और 3 9 और 7, और हासिल लगी लगभग 1100 साल तक प्राचीन ओलंपिक अनवरत चलते रहे। 394 एडी में, चूंकि इस वक्त तक रोमन्स का इंटरफेयर शुरू हो गया था, तो थियोडिसिस फर्स्ट नाम का एक सम्राट आया जो रोमन था। उसने प्राचीन ओलंपिक को बंद करने की घोषणा करी। वो रोमन था। हम लोग इसे यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। 435 एडी के अंदर एक दूसरा सम्राट आया, थियोडिसिस सेकंड। उसने उस ओलंपिया गांव को ही ध्वस्त कर दिया जहां पर ओलंपिक्स हुआ करते थे। लगभग 1500 साल तक ओलंपिक बंद रहे। रोमन्स के ऊपर एक आक्रांता जाति का राज हो गया, जिसे बर्बर जाति कहते थे। इसी का एक साम्राज्य है 14वीं शताब्दी के आसपास था, जिसको सोलोमन साम्राज्य कहते थे। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। जब तक सोलोमन इस जाति का राजा था तब तक ये लोग संगठित थे। जैसे अशोक जब तक जीवित था तब तक हिंदुस्तान संगठित था। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है भारत का? अशोक। अशोक के बाद बख्तियार खिलजी घुसा था और विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पर प्रवेश किया था। अशोक से पहले एक और राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का श्रेय दिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर नाम का एक व्यक्ति था जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर वही जिसको हमने अरस्तु में पढ़ा, सिकंदर के फादर अलेक्जेंडर महान, जिसको किसने सिखाया? अरस्तु ने। और सिकंदर का भी शिक्षक कौन रहा था? अरस्तु। ऐसा कहा जाता है अलेक्जेंडर महान के बारे में। लेकिन दोनों कालक्रम के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। ये फिक्स है कि जो अलेक्जेंड्रिया था वहाँ पर अरस्तु ने बतौर शिक्षक काम किया था। हमने ये भी पढ़ा है कि प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। एथेंस के अंदर केवल पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, बातों में पढ़ा है। वहाँ केवल एथेंस वाला ही शिक्षक का काम कर सकता था, इसलिए अरस्तु को शिक्षक का काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? अलेक्जेंडर के पास, मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया प्रांत का नाम था। इसीलिए प्लेटो को अरस्तु का गुरु कहा गया, क्योंकि अरस्तु ने एज ए स्टूडेंट प्लेटो के साथ काम किया था, ना कि एज ए टीचर। जबकि दोनों कैसे थे? हम उम्र थे।
तो 14वीं शताब्दी के बाद जब सोलोमन का साम्राज्य समाप्त हुआ, प्राचीन यूनान जिसने 1100 साल तक किसका आयोजन किया था? ओलंपिक्स का। और प्राचीन यूनान के सामने थी पर्शियन सभ्यता। पर्शियन का मतलब फारसी सभ्यता, फारसी सभ्यता का मतलब हमारे जो सुदूर किनारे पर मुस्लिम मुल्क है, उस वक्त इनको फारसी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये पारसी लोग थे, गोवा के आसपास, आज भी बॉम्बे के आसपास बहुत थोड़े से रहते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं में से हो सकता है मुस्लिम धर्म परिवर्तित हुआ। 1400 के आसपास मुस्लिम धर्म का उदय माना जाता है। तो यहां से हम लोग ओलंपिक्स की शुरुआत करेंगे। हम लोग कौन सा ओलंपिक पढ़ रहे हैं? आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन को। क्यूबर्टिन सिलेबस में कहां पर है? यूनिट 3 में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक ओलंपिक, और आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कौन है? क्यूबर्टिन। इसलिए हम लोग क्यूबर्टिन को कहां पढ़ेंगे? यूनिट 2 में, ताकि हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम क्यूबर्टिन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कैसे ओलंपिक खेलों का पुनरुद्धार हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। पहले हम लोग क्यूबर्टिन को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग किसको? आधुनिक ओलंपिक का पुनरुद्धार। लेकिन जब लिखेंगे तो लिखने में किसको पहले लिखेंगे? क्यूबर्टिन को, और बाद में यहां पर हम लोग आएंगे। मैंने कल बहुत सारी एक्सरसाइज करी और इस बार मैंने जो ओलंपिक की यूनिट है इसको बहुत एक व्यवस्थित तरीके से, आज सुबह से मैं 5:30 बजे से यही काम कर रहा था, कल भी 1.5-2 घंटा मैंने शाम को यही काम किया। मैंने इसको सिंक्रोनाइज किया स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4, जिस प्रकार से हम सीढ़ी को चढ़ते हैं। हर बार जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया ऐड होता है और कुछ चीजें डिलीट होती है जिसका कोई तारतम्य नहीं होता। तो जब भी हम लोग नई चीज पढ़ते हैं तो वो नया सिलेबस में ऐड होता है। ऐड होने वाली चीज थोड़ी ज्यादा होती है और डिलीट होने वाली थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमको ये पता है कि क्या पढ़ें, इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि क्या ना पढ़ें। तो मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्जन किया है। इस बार आपको हम लोग जो ओलंपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, ये ओलंपिक्स न तो आपको किसी किताब में मिलेगा, न पुराने किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिलेगा। मैं घमंड के साथ नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी मेहनत के दावे के साथ कहता हूं कि आज से पहले ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आज के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप में से किसी के भी नोट्स कोई ले सकता है। लेकिन आज हम जो चीज पढ़ने जाएंगे वो आपको पहले किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 30% सामग्री मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी है। वो इसलिए करी है, यूनिट कितने नंबर की है? 40। लेकिन पिछले ओलंपिक्स के इतिहास को उठा के देखो, 22 से 24 नंबर, यानी कि 12 के आसपास प्रश्न किससे आ रहे हैं? ओलंपिक से। बाकी 2 आते हैं एथलेटिक्स से। कितने हो गए? 12 और 2 14, और बाकी 6 अलग अलग गेम्स आ जाते हैं। कई बार पूछ लेता है, जैसे एक बार प्रश्न पूछा, इक्वेस्ट्रियन किस खेल का नाम है, ट्रम्पोलिन किस खेल का उपकरण है, और इसी के अंदर कई बार वो खिलाड़ी भी घुसा देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत का एक स्वर्ण पदक विजेता था ओलंपिक का, वो किस खेल से था? लेकिन स्विमिंग में एक शब्द जोड़ना है, पैरा। हमको पता ही नहीं है कि चंदू चैंपियन किसकी जीवनी पर बनी है, क्योंकि अपन को पिक्चर देखने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो पिक्चर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चंदू चैंपियन एक रियल खिलाड़ी की जीवन पर आधारित है। 1972 पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत के मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। जब आप उसको देखोगे तो जीवन में किस प्रकार से तनाव और दबाव आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम हम आने वाली ओलंपिक्स की यूनिट में पढ़ेंगे। कम से कम 200 से ज्यादा नाम है जो आपको रटने पड़ेंगे। यदि आप उसको कल्पना के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा। जब हमारा किसी के प्रति आकर्षण होता है, जैसे मेरा ईश्वर के प्रति है, तो आपकी और किसी के प्रति नहीं है, तो आपकी कल्पना में सदैव उस ईश्वर की प्रतिमूर्ति आ जाएगी। हमने देखा थोड़ी है कि भगवान श्री राम कैसे हैं, भोलेनाथ कैसे हैं, लेकिन हम उसको कल्पना में महसूस करते हैं।
और बचपन में हमको कहते थे कि अंधेरी गली में जा रहा है, डर लग रहा है, तो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है। तो हम हनुमान चालीसा का जाप थोड़ी करते थे, हम कल्पना में किसको लगाते थे? हनुमान जी को। इसी प्रकार आप जब इस यूनिट को और आगे वाली यूनिट को अपनी कल्पनाओं में महसूस करोगे तो पिक्चराइजेशन होगा। इसको इमेजिनेशन कहते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनेशन किसे कहते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को कैसे संपादित किया जाए, मस्तिष्क में इसकी छवि का चित्रण कर लेना, दैट इज इमेजिनेशन। मिल्खा सिंह, जिसको एशिया का तूफान कहे जाने वाले हैं, पाकिस्तान के 200 मीटर के बेहतरीन एथलीट के सामने 1960 के भारत पाक मित्रता खेल में उतारा गया। 400 और 200 की थीम दोनों अलग अलग है। मिल्खा सिंह काय का एथलीट था? 400 का। 200 मीटर प्योरली स्प्रिंट है, 400 मीटर जो है वो स्पीड और एंड्योरेंस का मिश्रण है। आप एक ही सांस में 400 मीटर को नहीं दौड़ सकते। 200 मीटर में आपका एक ही टेम्पो चलेगा, सेकंडों के अंदर शुरू और खत्म। 200 से 400 जस्ट डबल है, फिर भी 200 मीटर 20 सेकंड में, 400 मीटर 53-54 सेकंड में जाकर खत्म होती है। 4 सेकंड बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं अंतिम एथलीट के। तो मिल्खा सिंह से यह कहा गया कि ढंग से दौड़ना ये तुम्हारी अंतिम रेस हो सकती है। मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे। मिल्खा सिंह पहले अपने स्टार्टिंग ब्लॉक के अंदर बैठा और बैठकर उसने आंखें बंद करी और उसने 200 मीटर के ट्रैक का इमेजिनेशन दिमाग के अंदर किया और उसने फिक्स किया कि मुझे यहां से यहां तक इतनी स्पीड, यहां से यहां तक इतनी स्पीड और यहां पर मुझे टॉप स्पीड पकड़नी है। इमेजिनेशन कहते हैं। हर खिलाड़ी यही काम करता है। कोई भी खिलाड़ी इमेजिनेशन, बॉल फेंकने से पहले पता लगा लेता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यॉर्कर आएगा कि बाउंसर आएगी। जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है वो खिलाड़ी भी बेस्ट होता है। मिल्खा सिंह ने वही काम किया। 160 मीटर तक वो पीछे था, लेकिन अंतिम 40 मीटर में उसने कितने मीटर की लीड दी? 10 मीटर की। इसी प्रकार से आपको भी इमेजिनेशन करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो जैसे ही 15वीं शताब्दी के आसपास सोलोमन का राज्य खत्म हुआ, सोलोमन का राज्य खत्म हुआ तो संसार का एक महान कवि है विलियम शेक्सपियर। अब कहां से उसने पकड़ा और कैसे पकड़ा ये पता नहीं, लेकिन उसकी एक कविता थी जिसमें उसने सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया, ओलंपेर, नॉट ओलिम, ओलंपियन। आई की मात्रा हटा दी। उसने अपनी किताब हेनरी 6 में, आज भी इंग्लैंड के राजाओं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 का नाम दिया जाता है। विलियम चतुर्थ, हेनरी 6। अभी कौन है? अभी कौन है? प्रिंस हेनरी तो है रानी के जाने के बाद, लेकिन इंग्लैंड में आज भी राज किसके नाम पर होता है? रानी के नाम पे। इसने अपनी किताब में एक कविता लिखी, प्रॉमिस देम सच रिवार्ड्स एज विक्टर्स वियर एट द ओलंपियन गेम्स। प्राचीन यूनान के अंदर जो लोग ओलंपिक्स में मेडल पा लेता था उसे वहां का सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया जाता था। उसके सम्मान में मूर्तियां बनवाई जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी और पुराणों में उसका उल्लेख किया जाता था। यही चीज विलियम शेक्सपियर ने बताई कि एज विक्टर्स वियर एट द ओलंपियन गेम्स, कि जो विजेता है उन्होंने क्या पहन रखा है? पहन क्या रखा है? मतलब जीत का आवरण। तो सबसे पहले आधुनिक समाज में 1591 में ओलंपिक शब्द के बारे में संसार को पता लगा। जब इसके बारे में पता लगा तो विलियम शेक्सपियर की कविता कभी 1761 में एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था रिचर्ड सैडमर, इसने पढ़ी तो इसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि यार यूनान के अंदर देखना चाहिए। जब इसने कविता के अंदर ऐसी बात कही है, देम सच रिवार्ड्स, मतलब उनको विजेता जैसा सम्मान दिया जाता था, विश्व विजेता जैसा। एक छोटे से देश में विश्व विजेता जैसा सम्मान दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो ये प्राचीन यूनान के अंदर गया। प्राचीन यूनान के अंदर जब ये गया तो इसने देखा कि यूनान का तो एक बहुत समृद्ध इतिहास था, जहां पर अलग अलग कस्बों में अलग अलग इतिहास, अलग अलग स्टेडियम, अलग अलग विजेताओं की मूर्तियां और काव्य थे। इसने ये सारी बातें आकर संसार के सामने बताई। संसार के सामने जब ये बात गई तो सन 1833 में एक ग्रीक मतलब यूनान का कवि था जिसका नाम क्या था? पनगियोट साउथोस। इसने, जैसे हमारे यहां पर पहले कवि हुआ करते थे, राजा को युद्ध में जाने से पहले कविताएं पढ़कर सुनाई जाती थी, और जब महाराणा प्रताप अपनी सारी आत्मसम्मान अकबर को अर्पित करने जा रहा था तो एक कवि आया जिसने महाराणा प्रताप के सामने एक कविता पढ़ी, चेतावनी रा चुंगटिया,
और उसको खोया हुआ आत्मसम्मान को याद दिलाया कि हमको ऐसे ही घुटने थोड़ी टेकने। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हाँ, मर जाएंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। इसने एक ऐसी कविता लिखी, इस कविता को पढ़कर पूरे यूनान में जोश आ गया, और यूनान में जोश आया तो इसका एक रिलेटिव था जो अरबपति था, इवांजेलोस जप्पास। इसने कहा कि हमारा ऐसा ऐतिहासिक इतिहास था तो क्यों ना मैं उसी इतिहास को वापस लाने का प्रयास करूं। और प्राचीन यूनान में इसने एक स्टेडियम बनाया जिसे जप्पेक स्टेडियम कहा गया। 1896 का ओलंपिक उसी स्टेडियम में खेला गया जिसको इवांजेलोस जप्पास ने बनवाया। सफेद संगमरमर और लकड़ियों की मदद से इसने एक 200 मीटर ट्रैक जैसा इंडोर टाइप का स्टेडियम बनाया। अरबपति था। इसने 1859, 70, 75 और 89 में प्राचीन ओलंपिक जैसे ओलंपिक्स का आयोजन करने की कोशिश करी, लेकिन प्राचीन ओलंपिक में एक नियम था कि वही भाग ले सकता है जो जन्म से यूनानी हो, जो कभी दास या सजा याफ्ता ना रहा हो, और जिसने ओलंपिक से 10 महीने पहले आधिकारिक जज हो, हेलेना डिकाई के नेतृत्व में ऑफिशियल ट्रेनिंग लियो। वो यूनान 2000 साल पहले का यूनान था। अब यूनान बदल चुका था, अब विश्व भी बदल चुका था। प्राचीन यूनानी मतलब यूनानियों का मानना था कि हमारी नस्ल विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब उस यूनान के अंदर दास, सजा याफ्ता और हेलेना डिकोई जज तो खत्म ही हो गए थे। तो इसने क्या गलती कर दी कि 2000 साल पुराने रिचुअल्स का मतलब होता है परिपाटी के आधार पर इसने ओलंपिक्स कराने का प्रयास किया, जबकि विश्व बदल चुका था। इसलिए इसके आयोजन असफल हो गए, बहुत कम लोगों ने इसके अंदर भाग लिया। जब इसने ये कार्यक्रम आयोजित किया उसी वक्त इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति था, डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स। ये यूनान की शक्ति 2000 साल पहले की का बहुत बड़ा समर्थक था, और इसका ऐसा मानना था कि यूनान के अंदर ओलंपिक खेलों की वजह से संगठन और शक्ति थी। आपको ध्यान होगा इंग्लैंड ने 58 देशों के ऊपर राज किया। इसने भी अपने देश के अंदर ऐसा ही काम करने का प्रयास किया। 1850-1866 में ब्रिटिश ओलंपियाड का आयोजन किया, लेकिन यूनान में तो फिर भी लोग ओलंपिक को जानते थे। इंग्लैंड वालों का ओलंपिक से क्या लेना और देना, कोई मतलब नहीं था। इसलिए डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स के प्रयास फेल हो गए। लेकिन इसी दौरान 1863 में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है? बैरन पियर डी क्यूबर्टी। 1870 में ये 7 साल का होता है और फ्रांस का रहने वाला होता है। फ्रांस और पर्शिया में एक युद्ध होता है और पर्शिया बुरी तरह से फ्रांस को हरा देता है। 7 साल के बच्चे के मन पे एक छोटी सी बात धर जाती है कि मेरा देश हार कैसे गया। धीरे धीरे जब इसने पढ़ना शुरू किया तो बड़ा शिक्षाविद बना। तो इसने विलियम पेनी ब्रुक्स को पढ़ा। विलियम पेनी ब्रुक्स को पढ़ा तो ये 1883 के अंदर इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गया थॉमस अर्नोल्ड के पास। वो एक खेल खिलाता था जिसका नाम था रग्बी, और रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें जिसके शरीर में जितनी ज्यादा ताकत होगी वो उतना ही जीत जाएगा। इसने थॉमस अर्नोल्ड को अपना हीरो मान लिया और थॉमस अर्नोल्ड के ऊपर एक किताब लिखी, ला एंग्लेटेयर, और इस प्रकार से इस किताब में इसने थॉमस अर्नोल्ड को एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया। थॉमस अर्नोल्ड ने इससे कहा कि तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे को डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स से मिलना चाहिए। ये 1890 में डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स से मिला कि साहब आपने जो प्रयास किया था ये तो असफल हो गए, इवांजेलोस जप्पास तो मर चुके थे, मैं भी कोई ऐसा काम करना चाहता हूं। तो इसने बताया कि आप विश्व के कुछ देशों के अंदर जाओ, चुनिंदा लोगों से मिलो, मिलकर एक एसोसिएशन बनाओ। 25 नवंबर 1892 में इसने पेरिस में एक यूनियन बनाई, डैश स्पोर्ट्स एथलेटिक क्लब, और 23 जून 1894 को इसने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन किया। स्वयं सचिव बना और यूनान का बाइकलास दिमित्रास इसका क्या बना? अध्यक्ष बना। इस प्रकार 23 जून 1894 को इसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया और 4 अप्रैल 1896 को पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यूनान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह थोड़ी सी हमारी कहानी है और उससे पहले हम लोग क्यूबर्टीन के जीवन को पढ़ेंगे। क्यूबर्टीन ने अपने जीवन में क्या क्या काम किया और फिर किस प्रकार से उसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और फिर हम लोग ओलंपिक से जुड़े हुए बहुत सारे रिचुअल्स, ओलंपिक कैसे आयोजित होता है,
कैसे खत्म होता है, इवेंट्स कैसे होते हैं, खेल कैसे शामिल होते हैं, खेलों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, ओलंपिक ट्रूस क्या होती है, फ्लेम क्या होती है, टॉर्च क्या होती है, कल्ड्रॉन क्या होता है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो बताओ मुझे शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो या थोड़ा इन डिटेल? बताइए, जैसे आप कहो। शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो मैं एक एक लाइन में लिखा दूंगा, और इन डिटेल पढ़ना चाहते हो 3-3, 4-4 लाइन में लिखाऊंगा। बोलिए, सामूहिक रूप से बताओ मुझे। शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो हम एक एक लाइन के अंदर, क्योंकि कंसेप्ट आपको सारा समझ में आ गया है, और इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो एक एक लाइन को हम 3-3, 4-4 लाइन में शुरुआत, उद्गम और खत्म इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि रूट क्या था, बेस क्या बना, और उस बेस का फ्यूचर इफेक्ट क्या रहा। बताइए कैसे पढ़ना है? हाँ जी, विस्तार से। हेडिंग डालिए। सब हर बैच में यही कहते हैं, फिर जो फेल हो जाता है ना, वो ये कहता है कि इतना लिखा के गया, हमसे तो पढ़ा ही नहीं गया। और हम उससे कहते हैं जितना तूने पढ़ने में ध्यान दिया होता, यदि कोचिंग में उस टाइम गलियों में चक्कर नहीं काटे होते ना, तो तू सफल हो जाता। जो असफल होता है ना, 3 रजिस्टर भराए, सब प्रश्न नहीं आए। अच्छा, प्रश्न ही नहीं आए तो तू सुबह चाय पीती क्या? आ जाते हैं वहां पे प्रश्न। ऐसे थोड़ी प्रश्न आते हैं। प्रश्न कहां से आते हैं? मस्तिष्क से। जब 3 रजिस्टर भर दिए तो ये पॉसिबल है कि 130 प्रश्न उसमें से बाहर जाएं। 2018 की भर्ती में हमने 67 प्रश्न 130 में से एक क्लास में नोट कराए, एज इट इज, नो चेंज। कितने? 67, नो चेंज। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। 67 प्रश्न ऐसे के ऐसे आए जैसे रजिस्टर में छपे हुए थे। जो पेपर बनाता है वो ऊपर वाले से मांग के नहीं लाता, वो ऐसे ही नोट्स इकट्ठे करता है। नोट्स इकट्ठे करके अच्छी प्रमाणिक किताबें लेता है, और फिर प्रमाणिक किताबों में से आपने देखा होगा कई विवाद चलते हैं कि 100 के 100 प्रश्न फला फला पब्लिकेशन की किताब में से आ गए। वो सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, और जो फेयर पेपर बनाता है वो इसी प्रकार से बनाता है। 67 यानी कि 50% प्रश्न आना, बाकी 50% तो आप खोज सकते हो ना। क्योंकि हमने ये कहा कि यूनिट 1 जो थी उसमें से जो 15-16 प्रश्न आएंगे वो ऐसे आएंगे जो आपको घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में वो प्रश्न आएंगे जो घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको करना आना चाहिए, और यदि हमको नहीं आ रहा तो हम लोग बेवकूफ हैं। क्या है? क्या है हम लोग? भाई, व्यक्ति को अपनी सच्चाई स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग क्या हैं? चलो हेडिंग डालिए, बैरन पियरे डी क्यूबर्टीन। नीचे से चौथी लाइन में पूरा लिखा हुआ है, बैरन पियरे डी क्यूबर्टीन। हाँ जी, क्या? यूनिट 2। यूनिट 2। आज से हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं? यूनिट 2। लेकिन क्यूबर्टीन कौन सी यूनिट में है? 3। लेकिन ओलंपिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? इसलिए हम लोग क्यूबर्टीन को कहां पढ़ रहे हैं? यूनिट 2 में। लिखिएगा, बैरन पियरे डी क्यूबर्टीन। लिखा? लिखिए, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता। फादर ऑफ ओलंपिक्स किसे कहा जाता है? हैरी क्रो। फादर ऑफ ओलंपिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ ओलंपिक्स किसे कहते हैं? पक्का है ना? कहीं हिंदी में समझो सब जन्मदाता, ऐसे भी होंगे 2-3 जो ये समझे कि सब फादर ऑफ ओलंपिक्स। अपन ने कहा हैरी क्रोबक, तो हैरी क्रोबक मान लिया। क्यूबर्टीन लिखाने की जरूरत है क्या, या समझ जाओगे? समझ जाओगे? लिख लो दूसरी लाइन में, फादर ऑफ ओलंपिक्स कहे जाते हैं।
देखो कितने प्यारे हो, लिख भी रहे हो, वाह भाई वाह। लिख लो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहे जाते हैं। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, लाइन वाइज लिखना है, हर लाइन में तोड़ तोड़ के लिखना है, प्रत्येक लाइन से एक प्रश्न बनेगा। फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहे जाते हैं, लाइन चेंज करो, बार बार नहीं बोलूंगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट में कहते हैं आईओसी। एक बार तो पूरा लिखेंगे, उसके बाद जब भी आएगा क्या लिखना है, आईओसी लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के पहले महासचिव, ये पेन दिखाना यार, ये वाला ब्लैक वाला पेन, ये मेरे को एक का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो एज इट इज मिल नहीं रहा था कहीं, पहले जो ये ले लो इसकी जगह, ठीक है, मेरे को एक नाम चेंज करना है, वो इसी से किया था, तो एज इट इज क्या है कि हो जाता है, कई बार प्रेशर आता है, बनाए बनाए काम को वापस करना होता है, तो सेम एज इट इज होना चाहिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के पहले 1894 में महासचिव बना, लेकिन 1896 में पहले इसने बनाया था बाइकलास दिमित्रास को अध्यक्ष। इसको ही लगा कि यार दिमित्रास अध्यक्ष है, पावरफुल है, क्योंकि बाइकलास दिमित्रास ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। क्यूबर्टीन चाहता था कि मैं ओलंपिक का जन्मदाता हूं, तो ओलंपिक का आयोजन 1900 साल 1900 में कहां पर हो, पेरिस में। दिमित्रास हट गया, दिमित्रास ने यह कहा कि यूनान का नाम ओलंपिक्स के लिए लिया जाता था, एथेंस का नाम ओलंपिक के लिए लिया जाता था। एथेंस में इवांजेलोस जप्पास ने एक स्टेडियम बनाया। तो जब आदमी किसी के साथ रहता है तो साथ रहते ही वो समझ जाता है, जैसे सारी लड़कियां समझ चुकी हैं कि इसका मोटिव कुछ नहीं है, ये केवल आनंद लेता है, इसलिए कोई भी मुझे घास नहीं डालती, ऐसे कैसे वो समझ गया कुछ दिन साथ रहने के बाद कि क्यूबर्टीन क्या है कि बहुत चालाक व्यक्ति है, ये राज करना चाहता है और सारे संसार में अपना नाम करना चाहता है। तो इसने कहा कि नहीं, क्यूबर्टीन ने पहली मीटिंग में कहा 23 जून 1894 को कि ओलंपिक का आयोजन आज से 7 साल बाद सन 1900 में पेरिस में होगा। दिमित्रास अड़ गया कि नहीं, हम एथेंस से शुरू करेंगे, यूनान से शुरू करेंगे। यूनान उस वक्त बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर रहा था, यूनान के पास पैसा नहीं था। तो क्यूबर्टीन ने कहा कि भाई तुम करोगे, पैसा कहां से लाओगे? तो इवांजेलोस जप्पास अपनी बहुत सारी संपत्ति छोड़ के गया था, 1890 में एक्सपायर हो गया। ये अपना वसीयतनामा अपने एक भतीजे कोटिनोस जप्पास के नाम लिख गया। ये कोटिनोस जप्पास के पास गया कि जब इवांजेलोस जप्पास ऐसा काम कर सकता है तो हम लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? तो ये दोनों सहमत हो गए। लेकिन यूनान का एक राजा हुआ करता था, राजा ओटो। राजा ओटो ने कहा कि नहीं, यदि तुम लोग ओलंपिक कराओगे तो फिर मैं तो फकीर कहलाऊंगा, यूनान का राजा कौन है? मैं, और ओलंपिक तुम कराओगे। तो फिर यह कहा गया कि साहब कोई बात नहीं, आपकी अनुमति से, राजा अनुमति दे तो राजा की अनुमति से हम लोग ओलंपिक कराएंगे। इस तरह जो ओलंपिक सन 1900 में शुरू होना था, बाइकलास दिमित्रास के अड़ जाने की वजह से 4 साल पहले 4 अप्रैल 1896 को एथेंस में शुरू हुआ। क्यूबर्टीन इसको दिल पे ले गया और क्यूबर्टीन ने ओलंपिक तो आयोजित करा दिया, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसने कहा कि 1896 जब ओलंपिक हो रहे थे, देखो भाई मैंने आपके एथेंस में ओलंपिक आयोजित कर दिया। बोला साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं एक चीज आपसे मांग रहा हूं। सारी लड़कियां घबरा गई, बोला ये नहीं चाहिए मुझे ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष का पद चाहिए। और 1896 में ये क्या बन गया? आईओसी का अध्यक्ष। और ऐसा चिपका 1924 में जूतों की माला पहना के, बस पहना ही नहीं,
28 साल राज किया, लोग पागल हो गए इसके सनकीपन से। लोगों ने यह कहा कि प्रथम विश्व युद्ध क्यूबर्टीन के घमंड का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध में इसके घर को बम से उड़ा दिया गया। अंतिम समय में इसको अपनी घरवाली ने घर में नहीं घुसने दिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरा पहला प्यार ओलंपिक है। तो घरवाली ने कहा कि उसी से जाके प्यार कर। बड़ी मजबूत मुश्किलों से इसने समय, फिर पूरे विश्व ने इसको दोष दे दिया। तो 1924 में इसको विदा कर दिया आईओसी से। इसने हाथ जोड़ा कि साहब मैं विदा तो हो जाऊंगा, लेकिन अंतिम बार मेरे रहते रहते ओलंपिक का आयोजन पेरिस में करा दो, तो मैं इस्तीफा दूंगा, अदरवाइज मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसकी जिद के पीछे 1924 का ओलंपिक कहां पर कराया गया? पेरिस में। फिर भी इसके कीड़ा खाता रहा। 1928 में इसने 2-4-5 पत्राचार करे, और फिर इसने देखा कि यार कौन ऐसा आदमी है जो मेरे को दोबारा, जिसको एक बार चस्का लग जाता है। बड़ी बड़ी एसोसिएशन देख लो, एक हमारे वहां स्टेडियम में नाम नहीं लूंगा, एक आता है 87 ईयर का कि मुझे क्या है कुश्ती की कोचिंग करनी है। तो मैंने कहा तू लड़कों की भी तो किया कर कुश्ती की कोचिंग, तेरे को लड़कियों में क्या इंटरेस्ट है? 87 साल की उम्र में चढ़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, फिर भी ये स्थिति। क्योंकि खेलों के अंदर आप जानते हैं दुराचार आमतौर पर होता है। तो 1936 में इसने हिटलर से संपर्क किया। पहले विश्व युद्ध में आग किसने लगाई? क्यूबर्टीन। पहला विश्व युद्ध में इसका घर बम से उड़ा दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसने हिटलर से कहा कि साहब आप मेरे को मौका दो, मैं आपके देश को ओलंपिक्स के अंदर टॉप पे ला दूंगा, क्योंकि ओलंपिक में जो देश टॉप पर होता है उसका विश्व में अलग ही दर्जा होता है। 1936 में इसको फिर से ओलंपिक से शामिल किया। जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार। 1937 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू हो गया? दूसरा। ये स्थिति है। फिर भी इसकी आत्मा ठंडी नहीं पड़ी। ये लिख के गया कि साहब हो सके तो मेरी जो राख है ना उसको वहां दफना जहां पे क्या है? ओलंपिया स्टेडियम। और कहा जाता है कि यूनान की महिलाएं विश्व में सबसे सुंदर महिलाएं हुआ करती थी। आईओसी ने 1960 के आसपास से कहा कि इसका जिन्न पीछे नहीं छोड़ रहा, गाड़िया साले को वहां जाएगा तो इसकी आत्मा को क्या मिलेगी? ठंडक। और ऐसी ठंडक मिली है, आज तक वहीं पे पड़ा हुआ है। लिखिएगा लाइन चेंज करके, आईओसी के, लाइन चेंज करके, आईओसी के दूसरे अध्यक्ष। पहला तो क्या था? महासचिव। 1896 में क्या बन गया? भाई पहला अध्यक्ष कौन था? बाइकलास दिमित्रास। 2 साल में इसने बाइकलास दिमित्रास का तख्ता पलट कर दिया। तो यदि प्रश्न आता है कि आईओसी का पहला महासचिव कौन था? क्यूबर्टीन। दूसरा अध्यक्ष कौन था? क्यूबर्टीन। पहला अध्यक्ष कौन था? बाइकलास दिमित्रास। लिखेंगे। अभी हम केवल क्यूबर्टीन को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बाइकलास दिमित्रास के बारे में नहीं लिखाऊंगा। आईओसी के दूसरे अध्यक्ष। लिखा लाइन चेंज करके? लाइन चेंज करो। जन्म 1 जनवरी 1963। जन्म नहीं 63 थोड़ी, 1863। 1900 थोड़ी, 1800। 1900 तो अब चल रहा है। जन्म 1 जनवरी 1863 और मृत्यु 2 सितंबर 1937। 2 सितंबर 1937 आग लगा के ही गया। 1937 के आसपास दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और आपको पता होगा कि हिटलर इतना परेशान हुआ था, हिटलर फांसी खाकर इस विश्व युद्ध से मरा था। लेकिन इस विश्व युद्ध में जो नरसंहार किया था उसने, इजराइल वहीं से तो पैदा हुआ है, यहूदी और नाजी। इजराइल कौन सा देश है? यहूदी है। कहते हैं कि 4 पैगंबर माने जाते हैं, 4 में से 3 पैगंबर जो हैं वो इजराइल के पास जो छोटा सा शहर है यरूशलम, वहीं पर है गाजा पट्टी, वहीं से कहते हैं यहूदी धर्म के संप्रदाय के पैगंबर, वहीं से प्रभु यीशु मसीह के पैगंबर, और वहीं से इस्लाम के पैगंबर, ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण आज भी उस गाजा पट्टी के ऊपर देख लो कितना भयंकर विध्वंस चल रहा है। तो 1937 में चला गया, लेकिन जाते जाते आग लगाकर गया। लाइन चेंज करो। मैं बताता हूं।
23 जून 1894 को जब ओलंपिक समिति बनी तो वहां पर 11 देशों के प्रतिनिधि थे या 9 देशों के, एग्जैक्टली संख्या मैं भूल रहा हूं। उसमें 15 लोग थे। 15 लोगों की एक बॉडी बनाई, अध्यक्ष बनाया बाइकलास दिमित्रास को, सचिव महासचिव किसको बनाया, क्यूबर्टीन को, बाकी सब लोग सदस्य 15 में से 13। तो पहला महासचिव कौन था, क्यूबर्टीन। पहला अध्यक्ष कौन था, बाइकलास दिमित्रास। 2 साल बाद इसने दोबारा से इलेक्शन कराए और इसने कहा कि मैं सचिव नहीं रहूंगा, मैं क्या बनूंगा, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया। आईओसी का पहला अध्यक्ष कौन था, बाइकलास दिमित्रास। 2 साल बाद दूसरा अध्यक्ष कौन बन गया, क्यूबर्टीन। तो सबसे पहले क्या बना 1894 में, महासचिव। 96 में क्या बना, दूसरा अध्यक्ष। और कब तक रहा, 1924 तक। 1924 के बाद दूसरा अध्यक्ष चेंज किया गया और आईओसी में कौन सा अध्यक्ष आया, तीसरा। वो जब अपन 1928 का ओलंपिक पढ़ेंगे तब आपको लिखाएंगे। 1924 तक रहा। तो पहले क्यूबर्टीन क्या बना, महासचिव, और फिर महासचिव का पद छोड़कर क्या बना, अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष कौन से नंबर पर आया, दूसरे। पहला अध्यक्ष कौन था, भाई। इसके बाद इसने किसी की चलने ही नहीं दी, अपने हिसाब से चला था। लाइन चेंज करो, है क्या लिखाएंगे भी धीरे धीरे। 1896 में जब अपन ओलंपिक के पुनर्गठन की तरफ जाएंगे ना, और आईओसी का निर्माण, वहां पर पढ़ेंगे इसको कि कितने देश थे, कितने सदस्य थे, कौन कौन सी यूनियन थी, उसको वहां पर पढ़ेंगे। अभी अपन यहां पर केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूबर्टीन। ठीक है, लिखिएगा। पिता कलाकार और माता संगीतकार थी। पिता कलाकार, आर्टिस्ट, और माता संगीतकार थी। माता संगीतकार थी। लाइन चेंज करो। जन्म पेरिस में, जन्म पेरिस में। पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। और मृत्यु जेनेवा में। मृत्यु जेनेवा में। जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड। आनंद लिए इसने। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। और परसों जो गोलीबारी हुई थी वो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, पहलगाम। जल्दी निकाल लेगा, बहुत तगड़ा काम होने जा रहा है, रूला रूला के मारेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखना, पढ़ा करो, न्यूज़ देखा करो। जो स्टेटमेंट और जो इंटरनेशनल पॉलिसी आ रही है ना, बहुत जबरदस्त कांड होने वाला है इस बार। हमला अपने ऊपर भी होगा, तैयार रहना। लिखिए, लाइन चेंज करके। आईओसी के संस्थापक कहलाए। आईओसी के संस्थापक कहलाए। आईओसी के संस्थापक कहलाए। लाइन चेंज करो। 1883 में क्यूबर्टीन, 1883 में क्यूबर्टीन इंग्लैंड में थॉमस अर्नोल्ड, लिखो, 1883 में क्यूबर्टीन इंग्लैंड में थॉमस अर्नोल्ड के रग्बी स्कूल, रग्बी स्कूल। 1883 में क्यूबर्टीन इंग्लैंड में थॉमस अर्नोल्ड के रग्बी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रग्बी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई के लिए गए। यहां से इसके जीवन में चेंज आया। पहला चेंज आया था 1870 में, जब फ्रांस पर्शिया से हार गया था। तो इसको धक्का लगा कि मेरा देश कैसे हार गया। यहां रग्बी स्कूल में आने के बाद इंग्लैंड में पढ़ाई के अंदर एक कॉमन बात थी,
आज हम लोग अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानते हैं? ग्रीक। और ग्रीक भाषा का अनुवाद कौन सी भाषा में करते हैं? अंग्रेजी। उस वक्त इंग्लैंड के शिक्षण प्रणाली में ग्रीस और रोम की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कराना कॉमन था, क्योंकि उनको योद्धा देश माना जाता था। और इसीलिए इंग्लैंड ने उस चीज का पालन करके, इंग्लैंड की सेना, इंग्लैंड आया हमारे यहाँ पर एक कंपनी के रूप में था, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उनकी सेना का अनुशासन देखो, 247 साल तक अपने को क्या बना के रखा? ये किताबों में कहते हैं हम लोग गुलाम नहीं थे, हम लोग इंग्लैंड का उपनिवेश थे। इंग्लैंड ने हमारे यहां पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना एक औपनिवेशिक कस्बा बना दिया कि साहब ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा क्या है? कस्बा। एक अंग्रेज कोई आक्रमण करने थोड़ी आए थे, वो तो व्यापार करने आए थे। सर थॉमस रो और जहांगीर 1600 है 1600 तो आगे तो बताओ सर, थॉमस रो और जहांगीर के बीच में पैक्ट कौन से में होता? 1606। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो इतिहास पढ़े हुए 25 साल हो गए। मैंने तो लास्ट टाइम, अच्छा अब मुझे ये भी नहीं पता वर्ल्ड हिस्ट्री आपके फर्स्ट पेपर में है कि नहीं है। हाँ तो मैंने तो वर्ल्ड हिस्ट्री, जब मैंने आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर एग्जाम टॉप किया था, तब उसमें छोटी सी वर्ल्ड हिस्ट्री थी 2015 में, तब पढ़ा था 2015 में, उस वक्त पढ़ा था। तो मेरा आज भी याद है, शायद थॉमस रो उसका नाम पड़ा था, जहांगीर आया था, दोनों के बीच में संधि हुई थी, वहां से शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना मानी जाती है। ये इसलिए मेरे को तो याद नहीं है। तो ये लोग कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे, कब्जा करने थोड़ी आए थे। ये तो हम लोगों की कमजोरी थी कि भाई हम लोगों ने इनके साथ व्यापार किए, व्यापार में समझौते ऐसे किए, और डलोजी आया, उसने हड़प नीति बनाई और फिर उसके सामने खड़ी हुई, खूब लड़ी, मर्दानी वो तो बुंदेले अरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों कहा गया मर्दानी? जब उसकी डेड बॉडी के पास हाथ लगाने गए ना अंग्रेज, 4-5 का टॉयलेट निकल गया था कि जिंदा तो नहीं है। पीठ पे बांध के सबसे पहले शिवाजी के बाद, सॉरी शिवाजी से पहले किसी ने यदि युद्ध लड़ा था तो उसी ने लड़ा था इस चीज के अंदर। और किस लिए? कि अपने राज्य को, झांसी को हम लोग हड़प नहीं थी, हड़प ही तो थी कि जिसके बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उसको हड़प लो। तो यहां से अंग्रेजों का जो है मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद गड़बड़, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा नीच एक और आया था उसके पहले, मैकाले। उसने कहा कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी को खत्म कर दो, ये विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको सबको पता था कि यहाँ पर पहले ही 4 वेद लिखे जा चुके हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें 4 वेद हों, जो ये कहता हो कि जीवन के 4 आश्रम हैं, जो ये कहता हो कि जीवन में 4 युग हैं, जो ये कहता हो कि जीवन में 5 भूत हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बनता है। तो हमारे साहित्य को नष्ट कर दिया। जिसका साहित्य नष्ट हो जाता है वो संसार कभी, सॉरी विश्व में देश आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत छोटा सा एक ऑडियो है, सॉरी वीडियो है, आपने कभी देखा होगा, शाम को 6 बजे एक प्रोग्राम आता है, कौन से चैनल के ऊपर, 516 है वो, 516 पे। तो वो बिहार के एक व्यक्ति से कहता है कि आपको क्या चाहिए? बोला हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा होगी तो रोटी कपड़ा तो हम छीन के ले लेंगे। परसों परले दिन 551 रन से बना हुआ आईएएस बकरी चराता था, पहले सहायक पोस्टमास्टर बना, और फिर तो याद रखना, किसी के चेहरे से उसके शक्ल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसका आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा द्योतक बनता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। आप इन बेंचों पे बैठे और आपने अगर अपने आप पे प्रॉमिस कर दिया कि मैं करके दिखाऊंगा, यही क्यूबर्टिन ने किया था, अकेला था, लेकिन पूरे विश्व को 28 साल तक अपने इशारों पर नचाया। लिखिएगा, अध्ययन के लिए गया, लाइन चेंज करो। उस समय इंग्लैंड में अध्ययन के लिए जाना फ्रांस में आम बात थी। उस समय इंग्लैंड में अध्ययन के लिए जाना फ्रांस में आम बात थी। जैसे अपन नेपाल जाते हैं, नेपाल जाने का कोई वीजा थोड़ी लगता है, तो जाओ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर जाओ, 10,000 रुपए में आना और जाना हो जाता है। तो ऐसे कैसे इंग्लैंड जाकर स्टडी करना, मतलब हर व्यक्ति इंग्लैंड जाकर, इतना इजी था। अब इंग्लैंड में क्या करते थे? ग्रीस और रोम के उस वक्त की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कराते थे। लिखिएगा लगातार, क्यूबर्टिन ने
प्राचीन ग्रीस और रोम। क्यूबर्टीन ने प्राचीन ग्रीस और रोम का अध्ययन किया। प्राचीन ग्रीस और रोम का अध्ययन किया, जिसके कारण कम उम्र में ही ओलंपिक के प्रति उसकी रुचि जागृत हो गई। कम उम्र में ही ओलंपिक के प्रति उसकी रुचि जागृत हो गई। क्लियर है? वो गया था वहां पर स्टडी करने, एजुकेशन लेने, लेकिन उसका मोटिव डाइवर्ट हो गया फिजिकल एजुकेशन की तरफ। जब उसने पढ़ा कि प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम के अंदर शिक्षा का प्रकार शारीरिक शिक्षा होती थी, सबल जाति और सबल, और यूनान जिसको सारा विश्व सलाम करता था। सिकंदर निकला था वहां से। सिकंदर ने सोचा कि विश्व जो है ना, उसको किसी ने बताया कि देखो साहब ये अपने सामने कौन है, फारस। मैंने आपको एक दिन नक्शा दिखाया था, फारस यानी ईरान, मिस्र, तुर्की, फुर्की। इनको पार करोगे तो साहब क्या आएगा? सब इनको पार करते ही अफगानिस्तान आदि। इनको पार करोगे तो क्या आएगा? सब इनको पार करते ही हिंदुस्तान आदि। हिंदुस्तान के आगे क्या है? उस टाइम जाना जाता था यूरेशिया, यूरोप और एशिया। ये तो सिकंदर तो किस में थे? यूरोप में। फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना, ये सब, और ये यूनान, ये सब किस में थे? यूरोप में। अमेरिका को कोई उस टाइम जानता ही नहीं था। अमेरिका अलग महाद्वीप है जो दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी और उत्तरी में गोरे, दक्षिणी में। इसलिए आज भी वहां विवाद चलता है। ब्राजील, कोलंबिया, पराग्वे, उरुग्वे, ये सारे देश किसमें? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। इनका इतिहास कहीं मिलता है क्या? क्योंकि इनको 1500 साल तक कोई पहचान ही नहीं पाया कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप है। और वो आज अमेरिका पूरे विश्व पर क्या कर रहा है? राज। डोनाल्ड ट्रंप जिसकी चाहे उसको जैसे चाहे वैसे नचा रहा है। टैरिफ बढ़ा दिया उसने, टैरिफ बढ़ा के सारी महंगाई बढ़ गई। तो सिकंदर को किसी ने ज्ञान दिया कि साहब यहां से निकलो, 10 दिन चलेंगे तो ईरान, मिस्र, तुर्की वुर्की, 10 दिन और चलेंगे अफगानिस्तान, 10 दिन और चलेंगे हिंदुस्तान। अब उसको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान कश्मीर से शुरू होके कन्याकुमारी पे खत्म होता है। ऊपर कश्मीरी पंडित, बीच में सरदार, उनके नीचे अपन जैसे पागल, उनके नीचे दक्षिण भारत, और उधर चले जाओ तो सुदूर पूर्व चाइना से लगती हुई लड़ाकू जातियां। आज भी कहते हैं यदि कोई ऑपरेशन फेलियर हो रहा है तो गुरखाज को भेज दो, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वो तो पता ही नहीं था भापड़े को। तो उसको कहा सब 10 दिन में अपन हिंदुस्तान चलेंगे और 15 दिन बाद पहुंच जाएंगे, क्या नाम है इसका, अपने बगल में, रूस। बस यहां तक दुनिया है और अपन जीत के वापस आ जाएंगे। चला वो, जहां से चला जीतते चला। छोटे छोटे देश है, मुस्लिम देश आप जानते हो, बड़े नहीं है, छोटे छोटे। तो जहां गया तो उसकी विशाल सेना थी, सब संधि करते गए, समझौता करते गए। अफगानिस्तान में आके थोड़ा सा क्या है कि जोर आया तो उसने देखा कि यार यहां से क्या शुरू है कि बोले साहब है तो ये अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में उस वक्त तो सरदार बहुत रहते थे, और सरदार आप जानते हो किसी के सामने भी झुकते नहीं है। तो उसकी सेना को जोर आया, पहली बार युद्ध लड़ना पड़ा। फिर जैसे ही वो अफगानिस्तान से आगे बढ़े, हिंदू कुश की पहाड़ियां कहते थे उनको पुराने जमाने में, वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ये क्या हुआ यार, यहां से तो अलग ही तरह के पहाड़ शुरू हो गए, लेह लद्दाख फलाना ढिमका। अभी तक तो अपन दूसरा मौसम देखते रहे थे। फिर उसको बताया कि साहब हिंदुस्तान, किसी ने बताया कि साहब हिंदुस्तान यही थोड़ी है, हिंदुस्तान तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर मणिपुर, कब नहीं होते थे इनका नाम। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। सेना ने कहा कि साहब हमारे बस की नहीं है। एक उस टाइम गर्मी भी शुरू हो गई थी। तो सिकंदर ने कहा ठीक है। सेना ने विद्रोह कर दिया, सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटा तो लौटते टाइम उसकी स्ट्रेटेजी लोगों को पता लग गई थी। जाते टाइम सैनिकों में जोश था, आते टाइम सैनिकों में जोश कम था। तो सैनिकों में जोश था, छोटे छोटे कबीले संगठित होते गए, और कहते हैं खोखर जाति ने सिकंदर को खत्म कर दिया। फिर सिकंदर ने मरने से पहले कहा कि भाई एक काम करना, मेरे को कहां ले जा रहे हो? साहब यूनान।
वहीं पे उसका मकबरा। मेरे बोले दोनों हाथ खाली छोड़ देना नीचे। क्यों? बोला मैंने गलतफहमी पढ़ी थी, लोगों को बता देना मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा। फिर वो जाते टाइम क्या किया गया कि अफगानिस्तान से थोड़ा आगे अपने एक सेनापति को छोड़ गया, सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर चला गया तो 10 साल बाद क्या है कि उसने घमंड बढ़ा। हमारे नीचे की तरफ बिहार के आसपास मगध का क्षेत्र था और एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ करता था धनानंद। धनानंद की तख्ती पलट कर दी चाणक्य ने, कौटिल्य। और राजा किसको बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य 22-23 साल का नौजवान लड़का था। तो सेल्यूकस को किसी ने कहा कि एक काम करो, ये चंद्रगुप्त जो है ना, ये चंद्रगुप्त को आप आसानी से हरा सकते हो। ठीक है, अच्छा हरा सकता हूं कैसे? बोले नए नए राजा है। तो चल दिया तो चंद्रगुप्त ने उसकी थोतरी नीचे टिका दी और फिर वापस गया तो मैं तेरे राज्य पे क्या कर रहा हूं? अधिकार कर रहा हूं, कर ले। जाते जाते क्या है कि चंद्रगुप्त को आवाज आई, छम छम छम। कौन है? बोला एक लड़की है। कौन है? हेलेना है। बोला मैं इससे शादी करूंगा। फिर उसकी लड़की से क्या करके आया? शादी करके आया। हिंदुस्तान का पहला अंतरराष्ट्रीय लव मैरिज। उसको भी उसके ऊपर प्रेम आ गया था, जबरन नहीं, क्योंकि लड़का कितने साल का था? मेरी तरह 22-23 साल का, गोरा चिट्टा बिल्कुल। लड़की ने कहा राजा है, लड़का है, मेरे बाप को हरा दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन उसने झुक कर रिश्ता मांगा था, झुक के मांगा इसलिए दे दिया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है जो हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया। हम लोग पढ़ रहे हैं साहब ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो बहुत पहले ऐसा हो गया था, जब रामायण महाभारत होते थे, धनुर्धाजी के, तीरंदाजी के, गदा चलाने के सारे कंपटीशन हुआ करते थे, लेकिन हमारा इतिहास किताबों में संरक्षित नहीं है। लिखिएगा क्यूबर्टीन का, लाइन चेंज करके, क्यूबर्टीन का शारीरिक शिक्षा के प्रति लगाओ। क्यूबर्टीन का शारीरिक शिक्षा के प्रति लगाओ। फ्रांस पर्शिया के युद्ध के बाद हुआ। फ्रांस पर्शिया के युद्ध के बाद हुआ। फ्रांस पर्शिया के युद्ध के बाद हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया, जिसमें फ्रांस हार गया। हम लोग अभी यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे और हम लोग फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में पढ़ेंगे। एक वो व्यक्ति जिसने अकेले दम पर जर्मनी में स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ दिया जिम्नास्टिक्स के माध्यम से। उस व्यक्ति ने पढ़ा कि ग्रीक यानी कि यूनान में एक जिम्नास्टिक होती थी जिसको ग्रीक जिम्नास्टिक कहते थे। रोमन लोगों ने कुछ समय बाद ग्रीक पर अधिकार कर लिया, तो उन लोगों ने देखा कि यार इन लोगों के जीवन के अंदर प्रतिदिन जिम्नास्टिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो ऐसा ही कोई काम हमको करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक मॉडिफाइड जिम्नास्टिक शुरू करी, रोमन जिम्नास्टिक। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने देखा कि इन दोनों देशों ने विश्व के ऊपर कई सालों तक राज किया, तो उसने एक नई जिम्नास्टिक शुरू करी, ग्रीको रोमन जिम्नास्टिक। और उसी के आधार पर एक कुश्ती की कैटेगरी चलती है, कौन सी? ग्रीको रोमन वेट, ठीक है, कुश्ती के अंदर। तो सेम ऐसे कैसे सोचती, यही चीज क्यूबर्टीन ने पढ़ी और उसने देखा कि भाई ग्रीक और रोमन जिन्होंने पूरे विश्व के ऊपर राज किया, उन दोनों देशों को किसने हराया? पर्शिया। और पर्शिया ने हराया, तो पर्शिया ने क्या है कि ग्रीक और रोमन की जिम्नास्टिक को चुराकर पहले अपनी सेना के अंदर अनुशासन डाला। पर्शिया से 1870 के अंदर कौन हार गया? फ्रांस। उसका यह मानना था कि जो लोग शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं उनका जीवन सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। विज्ञान भी इस बात को कहता है कि यदि प्रतिदिन आप 1 घंटा वॉक करोगे तो सामान्य व्यक्ति से आपकी फिटनेस ज्यादा होगी। बस वो उसको साइंटिफिक वे में नहीं जोड़ पाया, लेकिन उसका यह मानना था कि मेरा देश क्यों हरा है? क्योंकि मेरे देश के लोग कमजोर, दुबले और पतले थे। आज भी देख लो, अफ्रीकन नाइग्रोनीजियन अपनी जितनी छाती है उतनी तो उनकी जांग होती है, देख लेना कहीं भी। और अपन 3 चपाती के बाद कहते हैं गैस बन रही है, वो 3 चपाती के बाद ये कहते हैं भाई गले के नीचे की जगह अभी तो और खाली है। डाइट देख लेना आप, हॉस्टलों के अंदर आज भी जाके देखो, नाइजीरियन फाइजीरियन रहते हैं, वह मैस वाले परेशान है, उनकी बॉडी अपने से 2 गुना है। तो पर्शियन लोग हैं वो लोग शुरुआत से। अब उन देशों का नाम अलग अलग हो गया, कोई अफ्रीका है, कोई अफ्रीका में भी 2 है, साउथ और पहले मूल अफ्रीका और अब साउथ अफ्रीका।
ऐसे कैसे इन सारे देशों के नाम परिवर्तित हो गए। लेकिन कुल मिला के यहां से क्यूबर्टीन के मन में विचार आया कि ग्रीक और रोमन ये दो देश इसलिए ज्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि इनके लोग फिजिकल एक्सरसाइज किया करते थे। लगातार लिखना। क्यूबर्टीन की सोच थी कि शारीरिक शिक्षित व्यक्ति युद्ध की अच्छी तैयारी कर सकता है। शारीरिक शिक्षित व्यक्ति युद्ध की अच्छी तैयारी कर सकता है। लाइन चेंज करो। क्यूबर्टीन की जिस विषय में रुचि थी क्यूबर्टीन की जिस विषय में रुचि थी वह था शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। अपन करते हैं बीएड एमएड, लेकिन बीएड एमएड के जैसा ही एक कोर्स होता है बीपीएड एमपीएड। शिक्षा की वह पद्धति जिसमें शिक्षा का ध्यान किस पर केंद्रित हो? शारीरिक गतिविधियों पर। तो वो शिक्षा में तो इंटरेस्टेड था, लेकिन वो शिक्षा किसके माध्यम से दिलाना चाहता था? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। लगातार लिखना। वह था शिक्षा, लेकिन उसका विशेष ध्यान शारीरिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा में खेलों, स्कूली शिक्षा में खेलों की भूमिका पर केंद्रित था। खेलों की भूमिका पर केंद्रित था। इसलिए जब अपन यूनिट 8 में सरप्लस एनर्जी की थ्योरी का सिद्धांत पढ़ गए, फ्रेडरिक शीलर और हर्बर्ट स्पेंसर, उसका इन्वेंशन होता 1886 में। 1886 में उन्होंने ये कहा कि स्कूलों के अंदर बच्चा क्लासरूम में बैठे बैठे बेंच के ऊपर जब बैठा रहता है तो पहले से 8वें पीरियड तक उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा उसी तरह से होती है जैसे भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन में जब ज्यादा गैस बन जाती है तो प्रेशर पाइप फट सकता है। इसका एक ही इलाज है कि उसको वाल्व खोलकर बाहर निकाल दो। इसी प्रकार से 8 पीरियड में से 5वां चौथा पीरियड एक ऐसा पीरियड आता है गेम्स का पीरियड होता है। जो बच्चा मुर्दे की तरह बेंच पर बैठा रहता है वो उस गेम्स के पीरियड के लिए भागकर जाता है, 30 मिनट तक दौड़कर भागकर पसीने से लथपथ होकर खेलता है। लेकिन जब कक्षा में आता है तो उसके चेहरे पे क्या होती है? एक मुस्कान, क्योंकि उसके शरीर के अंदर बेंच पर बैठे बैठे नकारात्मक ऊर्जा बन चुकी थी जो खेलों के माध्यम से इजीली बाहर निकल जाती है। जॉन डीवी ने कहा बच्चे के लिए खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ। इसलिए 12-13 साल तक बच्चा कुछ भी खेले उसको रोकना और टोकना नहीं है, लेकिन वो खेल खेले, किसी से ना खेले। आजकल मोबाइल वगैरह ऐसी चीज आ चुकी है जिसमें ध्यान रखना है। 12-13 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। पूत के पैर पालने में दिख जाएंगे, फ्यूचर बनेगा 13 साल की उम्र के बाद। 5वीं क्लास में टॉप करा के आप आईएएस नहीं बन सकते, 11वीं और 12वीं में टॉप करके ही आपके भविष्य का निर्धारण होगा। इसलिए, लेकिन मम्मियां तो मम्मियां होती हैं, कौन समझाए? मेरा बेटा तो राजकुमार है, मेरा बेटा तो सबसे इंटेलिजेंट है। देख बेटा देख, भरत अंकल आए हैं, इनको कविता सुना, जॉनी जॉनी। अरे तो कोई सुना देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब 11वीं 12वीं में आएगा दैट इज द माइलस्टोन, वहां से पता लगेगा गाड़ी कहां जाएगी। अपराध विज्ञान की शुरुआत भी यहीं से होती है। विलियम हर्बर्ट शेल्डन,
क्रिमिनोलॉजी। क्या कहा कि कॉलेज में बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है, उसको चुनाव लड़ना है कि क्लास में बैठ के। कॉलेज से पता लग जाता है बच्चा नेतागिरी करेगा या अध्ययन करेगा। 12 साल से पहले के बच्चे को खेलने से कभी भी रोकना और टोकना नहीं है। और जितने खिलौने लाके दे सको उतने खिलौने दो, पैसे छाती पे बांध के नहीं लेके जाओगी। एक एक फेशियल कराती हो 2-2 हजार रुपए लगते हैं, नहीं कराती तब ऐसी संसार में कोई महिला नहीं बनी जो फेशियल नहीं कराती हो। देखो बेटा, 2 तरह के सैलून होते हैं, एक होता है एसी वाला और एक होता है नीम के नीचे उस तरह लेकर। तो अपन को अपनी औकात देख के बात याद करनी चाहिए। अपनी औकात कहाँ है? नीम के नीचे। समझ रहे हो मेरी बात को? लिखिएगा, लाइन चेंज करो। 1883 में 20 वर्ष की आयु में, 1883 में 20 वर्ष की आयु में क्यूबर्टीन ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया। 1883 में क्यूबर्टीन ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया।